तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे स्लाइड्स पीपीटी को तैयार कर लिया, प्रिपेयर है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको मैं मेंशन आउट करते जाऊंगी, जिससे कि आपको एनसीईआरटी का पार्ट भी और ये वाला जो चैप्टर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो दोनों के दोनों इंक्लूसिव वे में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन में बेसिकली आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरेपी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड देन वैक्सीन, ये किस तरीके से हेल्प करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी लाइफ में। तो उन सब के रोल को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि जो एडवांटेजेस हैं हमारे किसके अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंड देन थेरेपेटिक्स के, तो वो क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन किया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी helps for mass production of safe, mass production of safe and more effective therapeutic drugs। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या एडवांटेज निकल के आया आपका, इसका जो एडवांटेज है, एक एडवांटेज तो ये बताया है कि दिस इज इनेबल्स मास प्रोडक्शन, ओके, मास प्रोडक्शन एंड सेफ एंड मोर इफेक्टिव, सेफ एंड मोर इफेक्टिव होते हैं ये। एंड देन क्या, अवॉइड्स इम्यून रिएक्शंस एज विद एनिमल एंड देन ऑल्सो एनिमल सोर्स। तो यहाँ पे हम उस पॉइंट को भी राइट डाउन कर सकते हैं, अवॉइड अवॉइड इम्यून रिएक्शंस एज विद एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स। ठीक है, एक पॉइंट ये वाला हो गया हमारा। इसके अंदर आपके 30 थेरेपेटिक्स को इंक्लूड किया गया है। बेसिकली हम कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पर, यदि हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इसमें 30 थेरेपेटिक्स को तैयार किया गया है। यदि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखेंगे, एनसीईआरटी का बुक देखेंगे, तो उसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है वो कौन से थेरेपेटिक्स हैं 12, उनके जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है उनके नाम राइट डाउन करिए आप। लेकिन इसमें दिया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑलरेडी, 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड। ये किस, ग्लोबली, ग्लोबली जो है वो आपको इतने देखने को मिलते हैं। और जो यदि आप इंडिया के मार्केट में बात करेंगे तो ओनली 12 थेरेपेटिक्स अवेलेबल हैं, किस में बेटा, मार्केट के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बता दिया आप लोगों को, ये बताया कि जो थेरेपेटिक्स होते हैं वो बेसिकली एनेबल्स होते हैं, मास प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, बेसिकली सेफ होते हैं, मोर इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा ये जो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं वो अनवांटेड जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं उनसे क्या है, वो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है उसी के रिगार्डिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, 30 थेरेपेटिक्स ग्लोबली हैं और उसमें से जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है वो है आपके ओनली कितने, 12। नाउ अब इसके अंदर जो जो पढ़ना है मैंने आप लोगों को बता दिया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन एंड जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है, सबसे पहला बात, इंसुलिन जो होता है एक प्रोटीन हार्मोन है, दिस इज प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, ये बेसिकली जो इंसुलिन होता है ये रेगुलेट करता है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को। किसको रेगुलेट करता है, मैं यहाँ राइट डाउन करती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इंसुलिन जो है वो क्या रेगुलेट कर रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ये बेसिकली किससे सिक्रेट होती है, दे आर सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। ये आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ कि इंसुलिन जो होता है वो किससे सिक्रेट होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ ह्यूमन पेनक्रियास। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि पूछा जाता है कि इंसुलिन को किससे सिक्रेट किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ ह्यूमन
पेनक्रियाज से। ठीक है, ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है? ये डेफिशिएंसी हो जाती है डायबिटीज मेलिटस की वजह से, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसकी वजह से हमें ये डिजीज देखने को मिलता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब मैं बताती हूँ पहले के टाइम पे, पहले यानी कि प्रीवियसली इसको जो है इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड मीन्स जैसे कि कैटल्स हो गए, पिग्स हो गए, उनसे इनको निकाला गया था। लेकिन ह्यूमन के अंदर जब इस तरह के इंसुलिन को, इनकी कैटल और पिग के इंसुलिन को हमारे अंदर डाला गया, ठीक है, तो हमारे अंदर कुछ एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिली बॉडी के अंदर, जो कि उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाए। तो एक पॉइंट ये भी है। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया? इंसुलिन इज यूज टू मैनेज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। यस, मैंने अभी जस्ट बताया कि इसकी वजह से क्या हो जाता है आपका इंक्रीज डायबिटीज मेलिटस, जो कि हमारे अंदर देखने को मिलता है, इंक्रीज कर जाता है हमारा ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ एनिमल्स, कैटल एंड पिग्स, ये मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या है? अर्लियर टाइम की बात हो रही है। ये कब है? अर्लियर टाइम्स पे, अर्लियर टाइम पीरियड में। ये किससे निकाला गया था? पिग और कैटल्स, यानी कि इनको क्या बोलते हैं? स्लॉटर्ड भी बोलते हैं। और हमारे अंदर क्या देखा गया? उसकी एलर्जिक रिएक्शंस देखी गई, इस वजह से वो इसमें फाइट नहीं कर पाया। अब क्या है? नाउ इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया। अब क्या हो चुका है नाउ टाइम में कि ह्यूमन इंसुलिन क्या है? बैक्टीरिया को यूज करके प्रोड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता क्या है? तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ आउट करके बता देती हूँ इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे राइट डाउन करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बैंटिंग एंड बेस्ट। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि फर्स्टली एक्सट्रैक्ट किया था, फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन फ्रॉम डॉग्स पेनक्रियाज। ये आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा पार्ट है पेनक्रियाज। कब? 1921 में। ओके, एक ये पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो थे हमारे सेंगर। उन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया था, गेव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन, इन्होंने ये बताया था। और इंसुलिन, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। जो हमारा इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली किससे मिलके बना हुआ होता है? टू पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना हुआ होता है, जो कि दो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या रहती है? जुड़ी हुई रहती है। तो मैं इस पॉइंट को भी लिखती हूँ यहाँ पे, टू पॉलीपेप्टाइड चेन joined by two disulfide bonds। ओके, तो ये पूछा जाता है जो हमारा इंसुलिन होता है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली हमारे टू डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। जो बेसिकली जो दो डाइसल्फाइड जो चेन होती है, जो बॉन्ड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो क्या है? मैं यहाँ पे बना रही हूँ उसको। ये जो है आपकी फर्स्ट है आपकी ए चेन जिसको बोलते हैं हम, सेकंड होती है आपकी बीटा चेन। ठीक है, ए चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, अब बीटा चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसको अच्छे से राइट डाउन कर देते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम ना हो। कितना? 20 अमीनो एसिड्स, इसके अंदर 30 अमीनो एसिड। ठीक है, 21 है सॉरी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आपके होते हैं 51। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये एक क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वार्टनरी प्रोटीन है जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा,
बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। क्वार्टिनरी प्रोटीन है जो कि कितने अमीनो एसिड से, 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया। तो दो चेन बताइए, एक अल्फा और एक बीटा, जिसमें कि एक में 21 है और एक में 30 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। ये जो होती है ये 63 न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई होती है। मैं एज एन एवरेज आपको बता रही हूँ, ये दिया हुआ नहीं है। और जबकि ये 90 न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई होती है, न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। सी चेन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो इस तरीके से रिमूव हो जाती है मैच्योरेशन के टाइम पे। लेकिन नॉर्मली प्रो इंसुलिन में क्या देखने को मिल रहा है, प्रो इंसुलिन में हमें ये सी चेन भी देखने को मिलती है, किसके साथ में, ए और बी के साथ में। दिस इज ए एंड दिस वन इज द बी, ए चेन एंड दिस वन इज द बी चेन एंड दिस वन इज द सी चेन। तो दिस इज प्रो इंसुलिन। लेकिन जो हमारा मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें सिर्फ दो ही चेन देखने को मिलती है, और ये किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, डाइसल्फाइड, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक बिगेस्ट चैलेंज सामने आया निकल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, कि इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए। तो बेसिकली क्योंकि यदि हम सपोज करो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में डालेंगे, तो आपको पता है कि हमने प्रो इंसुलिन को डाला, तो क्या होगा, वो तो उसमें सी चेन तो फॉर्म होगी, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो मैच्योर इंसुलिन में सी चेन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो एक चैलेंज सामने आया, तो क्या करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, ए चेन को अलग बनाया, बी चेन को अलग प्रिपेयर किया। अब इन दोनों चेन को मिला के फिर हम लोगों ने ज्वाइंट करके उससे हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर किसको, मेडिसिन को तैयार किया, जिससे कि वो जाकर हमारी बॉडी के अंदर सी चेन को फॉर्म ना करे। इस तरीके से यदि हमने डायरेक्टली प्रो इंसुलिन को डाल दिया तो उसमें तो ऑलरेडी सी चेन अवेलेबल है, जो कि मैच्योर होने पर रिमूव होती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ था। तो इट इज अ वेरी बिगेस्ट चैलेंज। तो यहाँ पे उस पॉइंट को भी राइट डाउन करते हैं हम, बिगेस्ट challenge to synthesize insulin by recombinant DNA technology was to modify it into mature insulin, mature insulin। ठीक है, इन 1983 में एली लिली क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। और हाँ, इससे एक और चीज याद आई, जो हमारी अभी वैक्सीन जो तैयार की गई है कोरोना की, वो भी इसी अमेरिकन कंपनी ने तैयार की है, एली लिली ने ही। और ये आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन इंसुलिन भी जो था वो किस कंपनी ने तैयार किया था, तो आपको पता होना चाहिए ये एली लिली एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी है, जिन्होंने की फर्स्ट जो है कंस्ट्रक्टेड किया था ए और बीटा चेन्स को। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ कि इन 1983 हो चुका कंस्ट्रक्टेड DNA sequences for alpha and beta chains and inserted them into different E. coli। यदि इसको एक साथ दे देते तो क्या होता है, इसके अंदर तो सी चेन फॉर्म हो जाती। तो एली लिली ने क्या किया, ए को अलग बीटा को अलग, दोनों चेन्स को डिफरेंट अलग अलग ई कोलाई के अंदर क्या किया, प्रिपेयर किया, किसके साथ, विद सूटेबल वेक्टर के साथ। और सूटेबल वेक्टर आपको पता ही है कि क्या है, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, सूटेबल वेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ए चेन को बीटा चेन को दोनों को अलग सेपरेटली प्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ राइट डाउन कर देते हैं, ए एंड बी चेन्स वर सेपरेटली प्रोड्यूस्ड
या एक्सट्रैक्टेड and disulfide bond was introduced between them. ओके तो इस तरीके से जो फर्स्ट इंसुलिन तैयार किया गया था उसका नाम क्या था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो नेम था उसका नाम था ह्यूमिलिन। तो इसको भी मैं राइट डाउन कर रही हूँ यहाँ पे। प्रोड्यूस्ड फर्स्ट genetically engineered insulin in 1983 5th July। ठीक है, क्या नाम था इसका, ह्यूम्यूलिन। ह्यूम्यूलिन जो कि ह्यूमन के लिए तैयार किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है आपसे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये किस तरीके से तैयार किया गया है। अब इसका प्रोसीजर क्या है मैं तुम लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे स्लाइड्स पे आ जाते हैं हम लोग अपनी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे पढ़ रहे थे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ में आ गया होगा, ए एंड बी, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। फिर इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन, इट नीड प्रोसेसिंग बिफोर इट बिकम्स फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। ये समझ में आ गया होगा क्यों, कि जब मैच्योर होता है तो उसमें से ऑलरेडी क्या हो जाता है, रिमूव्ड आउट हो जाता है, लेकिन प्रो इंसुलिन के अंदर वो चीज देखने को नहीं मिलती है। तो हम क्या करेंगे, यदि प्रो इंसुलिन को हमने डाला तो उसके अंदर तो सी चेन अपने आप फॉर्म हो जाएगी। तो हमें तो सी चेन चाहिए ही नहीं। क्यों, क्योंकि इंसुलिन के अंदर जब हमारे अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगता है तब सी चेन देखने को नहीं मिलता, ओनली ए और बी चेन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे द प्रो हार्मोन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। तो उस कंडीशन में क्या किया एली लिली ने, अलग अलग प्रिपेयर किया ए चेन को, बी चेन को टू डिफरेंट इकोलाई के अंदर, फिर उसको किसके अंदर, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करके इंसुलिन को तैयार कर लिया, जिसका नाम रखा गया क्या, ह्यूम्यूलिन। In 1983, Eli Lilly American company prepared 2 DNA sequences corresponding to A and beta chains of human insulin. They are introduced in plasmid of E. coli to produce insulin chain. Chain A and B were produced separately, extracted, combined by creating disulfide bond. ठीक है, टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। अब बात आती है बेटा कि ये जैसे कि मैं आपको पूरा समझा देती हूँ, एक और थोड़ा सा पार्ट और एक्स्ट्रा पार्ट है इसका। जैसे कि हमने क्या किया, आइसोलेट किया प्लाज्मिड को किससे, ई कोलाई से, और ह्यूमन सेल को मैं यहाँ पे ड्रॉ आउट करके दिखाती हूँ एक बार। जैसे सपोज करो ये है इस तरीके से, ये आइसोलेट कर लिया हमने क्या, इसमें से प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है, ये ह्यूमन सेल है, दिस इज ह्यूमन सेल। इसमें से आइसोलेट करेंगे हम क्या, डीएनए। डीएनए को आइसोलेट किया हमने, ये रहा डीएनए आपका, ये डीएनए हो गया, आपको देखने को मिल रहा है। अब इस डीएनए को बेटा क्या करेंगे हम, इस डीएनए को यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, पहले कट लगाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगाने के बाद में ये जो डीएनए यहाँ पे आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड कर देगा। बाइंड करने के बाद में क्या होगा कि इसको हम किसके अंदर डालेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इकोलाई के अंदर। ट्रांसफॉर्म कर दिया जैसे इसमें दिखा रखा है, देखो आइसोलेट किया, ये देखो ये आइसोलेट किया, फिर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में फिर इसको ट्रांसफॉर्म किया और देखो इससे मल्टीप्लाई होते गए और इंसुलिन को प्रोड्यूस कर लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ये तैयार कर लिया। एक और चीज एक्स्ट्रा पार्ट है ये कि बेसिकली एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ उस पॉइंट को भी, कि ये पूछा जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नोट करके मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ कि वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन क्या होता है, बैंटिंग्स का बर्थडे भी था, मतलब जो साइंटिस्ट ने इसको किया था नवंबर को। अब बात आती है सेकेंड जो थे, एली लिली तो थे ही साइंटिस्ट, लेकिन जो एली लिली साइंटिस्ट थे उन्होंने जो इंसुलिन तैयार किया था, तो वो जो इंसुलिन जो था वो किससे, क्या नाम था उसका, ह्यूम्यूलिन। पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। जो इंसुलिन था ह्यूम्यूलिन, ह्यूम्यूलिन। तो ये जो ह्यूम्यूलिन जो था बेटा पेशेंट को दिया जाता था ना, किस फॉर्म में, टेक
इट एज इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता था, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन के फॉर्म में। तो जब ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता था, तो आपको पता है कि जब भी हम यदि किसी भी चीज को ऑरल फॉर्म में देंगे, मतलब टैबलेट फॉर्म में देंगे, तो वो एलिमेंट्री कैनाल में जाके डिग्रेड होता है, जिस वजह से वो ब्लड में पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको किस फॉर्म में दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, ना कि ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में दिया जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात आती है कि ये जो एली लिली ने इम्यूलिन तैयार किया था, ये थोड़ा सा देर से वर्क करता था, तो इसीलिए जो दूसरे नंबर पे आए हमारे एली लिली एंड रैनबैक्सी, एक कंपनी आई। क्या होना है बेटा? रैनबैक्सी। इसने क्या किया बेटा, इन्होंने इसमें एक एनालॉग वर्जन निकाला। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंट्रोड्यूस किया इसी का एनालॉग, इंट्रोड्यूस्ड एनालॉग ऑफ इंसुलिन। इसमें क्या खास बात थी? इसके अंदर ये खास बात थी, इसका नाम रखा गया हम लोग। ये जो था, ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन था, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। मींस ये 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देता था। उसके कंपैरेटिवली ज्यादा फास्टरली क्या कर रहा था? ये वर्क कर रहा था। इसीलिए अब ये जो है इस फॉर्म में देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, गेट्स इनिशिएटेड फास्टर 10 to 15 मिनट्स। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये मैंने आपका राइट डाउन कर दिया यहाँ पे। थर्ड जो है, लेकिन जो ह्यूम्युलिन है, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे राइट डाउन कर चुकी हूँ। चलो यही लिख देती हूँ इसी के साथ में। इसको ह्यूम्युलिन कांट बी टेकन ओरली, ठीक है, बिकॉज इट इज डिग्रेडेड इन एलिमेंट्री कैनाल। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया क्या, आपका ये वाला पार्ट जो इंसुलिन का पार्ट है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उस पे आते हैं जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्लाइड्स पे। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब आता है नेक्स्ट, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जीन मतलब जीन थेरेपी, यानी कि मींस किसी के अंदर कोई फॉल्टी जीन प्रेजेंट है, तो उसको हमें क्या करना है? किसी से रिप्लेस करना है, तो उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। मतलब कि मेरी बॉडी के अंदर कोई एक जीन है जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, वो एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उसको जीन थेरेपी देते ताकि वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये बेसिकली किसी भी चाइल्ड और किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर करते हैं। पहले मैं आपको ये डिस्कस करके बताती हूँ, यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, फिर हम एनसीईआरटी पे जाएंगे। सेकेंड है आपका जीन थेरेपी। तो लेट्स डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। पहले तो मैंने क्या बताया, रिप्लेसमेंट करेंगे हम किसी भी चीज का, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी gene with a normal functional gene in a child या फिर एम्ब्रियो के अंदर। किसी किसी के अंदर क्या होता है, जो जीन बनना चाहिए था वो ना बन के कुछ अदर बन जाता है, अदर टाइप का, जिससे कि हमारे अंदर कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज देखने को मिलती है। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से फॉल्टी जीन हो गया। उसको हमें क्या करना है, नॉर्मल नेचुरल जीन से हमें क्या करना है, उसको नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए रिप्लेस करते हैं। तो दिस कंडीशन इज नोन एज जीन थेरेपी। तो जैसे कि इसके अंदर आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंगल जीन डिसऑर्डर, सिंगल जीन डिसऑर्डर है आपका लाइक स्किड। स्किड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्किड का मीनिंग क्या है, इसके अलावा मैं बताती हूँ, सिस्टिक फिब्रोसिस भी होता है, जो कि आपको मालूम है एक जीन थेरेपी है, और जीन थेरेपी अप्रूव्ड हो चुकी है। साथ में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी वन बाय वन करके। तो पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ आपका कि यहाँ पे जो फर्स्ट जीन थेरेपी जो है वो किसने दी थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ, ये 1990 में आपका 14 सितंबर को, ये नहीं पूछेगा किस सितंबर को, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 14 सितंबर था, जिसको दिया गया था टू अशांति डिसिल्वा। अशांति डिसिल्वा नाम था, अशांति डिसिल्वा। इन्होंने 4 साल की लड़की को 4 इयर्स ओल्ड गर्ल, ठीक है, बाय डॉक्टर विलियम, किसके द्वारा, विलियम फ्रेंच एंडरसन। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ एंडरसन लिखा हुआ आ जाता है। कहाँ पे, एट NIH न्यूयॉर्क USA में। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, तो यहां से क्या समझ में आया, यहाँ पे ये समझ में आया 1990 में 14 सितंबर को न्यूयॉर्क में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंदर अशांति डिसिल्वा 4 साल की लड़की को फर्स्ट जीन थेरेपी जो थी वो दी गई थी। और किस डिसऑर्डर की रिगार्डिंग दी गई थी, वो था आपका ADA स्किड डिसऑर्डर। तो हम इसको एक्सप्लेनेटरी वे में समझते हैं कि ये है क्या चीज। पहले ADA स्किड डिसऑर्डर में फॉर, तो यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। ADA स्किड पहले क्या है इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम वन बाय वन करके उस पे आएंगे एनसीईआरटी पे। ADA स्किड, ADA क्या होता है, एक तरीके का एंजाइम है, इसको बोलते हैं एडिनोसिन डी एमिनेज, एडिनोसिन डी एमिनेज। ओके, क्या फंक्शन है इसका, ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग, इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो डिग्रेड्स हो जाते हैं, जो कि डीऑक्सी एडेनोसिन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। मतलब हमारी बॉडी में ADA जीन का डिलीशन हो जाता है बोन सेल्स के अंदर या लिम्फोसाइट्स में, जिससे कि हमारी बॉडी में ADA एंजाइम फॉर्म नहीं होता, और जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस्ड हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी में बीटा और T लिम्फोसाइट्स बनेंगे ही नहीं, जिससे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो क्या बताया मैंने बोला डिग्रेड्स टॉक्सिक सब्सटेंस डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। किस चीज का डिलीशन देखने को मिल रहा है हमें, डिलीशन ऑफ ADA जीन इन बोन सेल्स या लिम्फोसाइट्स क्या होगा उससे, नो ADA एंजाइम, कोई भी ADA एंजाइम फॉर्म नहीं होगा, नो ADA एंजाइम, जिससे इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, इम्यून सिस्टम सप्रेशन। मींस क्या होगा कि बीटा एंड T लिम्फोसाइट्स फॉर्म नहीं होंगी, तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्किड। और वो किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू ADA जीन। ये ज्यादातर जो हमारा ये वाला जो सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है ना, ये इनहेरिटेड है, 15 to 20% चांसेस हैं एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव
डिसऑर्डर, यहाँ पे राइट डाउन कर दिया मैंने। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब बात आती है कि जीन थेरेपी को हम किस तरीके से देते हैं। तो जीन थेरेपी जो होती है वो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी और एक होती है जर्मलाइन जीन थेरेपी, ये दो फॉर्म्स में दिया जाता है। तो मैं इसको भी राइट डाउन कर रही हूँ यहाँ पे। क्या सोमैटिक सेल जीन थेरेपी एंड नेक्स्ट वन है आपका जर्मलाइन जीन थेरेपी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब इतना जितना पढ़ा मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देती हूँ एक बार। ये रहा। तो इसमें क्या लिखा है, इट इज अ मेथड टू करेक्ट अ जीन डिफेक्ट डायग्नोज अ चाइल्ड एंड एम्ब्रियो। ये आपको बता दिया मैंने, फॉल्टी जीन को रिप्लेस करते हैं एक नॉर्मल जीन से। हैंस जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल टिश्यूज टू ट्रीट हेरिडेटरी डिजीज इन कंपनसेट नॉन फंक्शनल जीन। वो मैंने आपको बता दिया जो कि फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, उसके लिए रिगार्डिंग। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब दी गई थी, 1990 में। किसको दी गई थी, 4 साल की बच्ची थी जिसका नाम क्या था, अशांति डिसिल्वा नाम था। किसकी वजह से, उसके अंदर एडीए की डेफिशिएंसी थी। क्या हो गया था बेटा, उसमें डिलीशन देखने को मिला था। किसका बेटा, एडीए जीन का डिलीशन देखने को मिला था, जिससे कि उसके अंदर कोई भी एडीए एंजाइम फॉर्म नहीं हुआ, जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया। सप्रेस होने की वजह से उसके अंदर इसके डिजीज हो गई, सेरेब्रल इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज देखने को मिला। तो यहाँ पे देखो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बताई गई है। ये क्या है बेटा, दिस इज द ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट है। तो इसमें एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बताया है, एक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बताई है। तो इन दोनों में क्या है बेसिकली, एक और होता है बेसिकली जैसे जीन थेरेपी हम कह रहे हैं, और मैंने कुछ देर पहले बोला सोमैटिक सेल जीन और जर्मलाइन जीन थेरेपी। तो ध्यान से सुनना, जो सोमैटिक, यहीं पे राइट डाउन कर देती हूँ मैं, जो सोमैटिक सेल जीन जो बताया मैंने बेटा, ये जो है आपकी नॉट इनहेरिटेबल, ये इनहेरिटेबल नहीं है, नॉट इनहेरिटेबल। ठीक है, लेकिन जो जर्मलाइन जीन थेरेपी है, जर्मलाइन जीन थेरेपी, इसके अंदर क्या है, ये जो है पॉसिबल है कि इसमें क्या है, ये इनहेरिटेड देखने को आपको मिले, चांसेस है पॉसिबल। लेकिन ये अप्रूव्ड नहीं हुआ है अभी तक कि जीन को इंसर्ट करते हैं जर्म सेल्स में तो वो क्या है, रिजल्ट उसका म्यूटेशन भी देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि ये जो होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में तो आपको पता ही है कि उसकी रिगार्डिंग बोन मैरो में क्या हमको चेक करना पड़ेगा, वो मिलता भी है कि नहीं है। तो ये पूछा जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो क्यूरेटिव है या नहीं है। इट्स नॉट क्यूरेटिव, ये नॉट क्यूरेटिव, क्यूरेटिव नहीं है, ये नॉट क्यूरेटिव। ठीक है, एक ये पूछ लेते हैं, और ये भी पूछते हैं कि जो आपका एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो क्यूरेटिव है कि नहीं है। बेटा इट इज ऑल्सो नॉट क्यूरेटिव, ये भी क्यूरेटिव नहीं है। ये भी आपको, ये दोनों के दोनों कंप्लीटली लिखा है ना, आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछते हैं कि ये दोनों की दोनों थेरेपी क्यूरेटिव हैं या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों की दोनों नहीं है। अब बात आती है जो एडीए स्किड, जो जिनको ये वाली डिजीज होती है, उस तरह के बेबीज को हम क्या कहते हैं, ये जो वाले जो बेबीज होते हैं इस तरह के बेबीज को हम कहते हैं बबल बेबीज। बेबीज को क्या कहते हैं, बबल बेबीज। इस तरह के बेबीज को हम बबल बेबीज कहते हैं। ठीक है, एक ये मैंने बता दिया। तो फिर इसका बेसिकली किस तरीके से हम करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि एक ना रेट्रोवायरस वेक्टर है, आपको मालूम ही है, हमने लिया। आपको मालूम है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझाती हूँ आपको अच्छे से। नॉर्मल ह्यूमन सेल है, एक मिनट रुको, इसको ही लेती हूँ मैं यहाँ पे। सपोज दैट ये नॉर्मल ह्यूमन सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये है आपका एडीए जीन, दिस इज एडीए जीन। अब आपको पता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा, मैसेंजर आरएनए। एडीए जीन का, ठीक है। अब सपोज करो ये क्या है, मैम ने बनाया एक रेट्रोवायरस।
ये इसका है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये इसका है जेनेटिक न्यूट्रिएंट, दिस इज जेनेटिक न्यूट्रिएंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे अंदर तो मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा, जैसे कि जो प्रोटीन बनानी है वो बनेगा, लेकिन इस तरह के में क्या होता है, इस तरह के में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से वो क्या करता जाता है, वायरल जीन भी फॉर्म होगा और पैकेजिंग जीन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वायरल जीन को डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन जो पैकेजिंग जीन होता है उसको हम इसमें से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो ये हो गया आपका वायरल जीन, ये हो गया आपका इसमें पैकेजिंग जीन। तो ये दिस इज पैकेजिंग जीन एंड दिस वन इज द वायरल जीन। तो हमने पैकेजिंग जीन को अलग कर लिया और पैकेजिंग जीन को जाके किसके साथ इंट्रोड्यूस करा दिया, इसके साथ इंट्रोड्यूस, मैसेंजर आरएनए के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया, एडीए जीन के साथ में, इनटू वायरल जीनोम, इनटू वायरल जीनोम। तो अब क्या होगा, जब हमने इसके साथ इंट्रोड्यूस करा दिया तो आपको पता है कि रिट्रोवायरस जो होता है, रिट्रोवायरस क्या है, एक तरीके से वेक्टर जब हम ले रहे हैं तो उसमें से जो लिम्फोसाइट्स में से जो हमने निकाला उसका मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगेन आई रिपीट दिस लाइन, मैं नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में से जो हमारा निकाला गया एडीए जीन, वो कहाँ से, लिम्फोसाइट से निकाला गया, उसने क्या किया, फॉर्म किया, मैसेंजर आरएनए फॉर्म किया। यदि किसी के अंदर डिलीशन देखने को मिल रहा है एडीए जीन का, तो हम क्या करेंगे, उसमें मैसेंजर आरएनए के टाइम पर उस पैकेजिंग जीन को वहां पे इंड्यूस कर देंगे, यानी कि इसको हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो क्या होगा, तो ये वाला जो पार्ट था इसके अंदर ये फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आके बाइंड कर गया, और बाइंड करने के बाद में आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होने से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म होने से आपको पता है इसकी जैसी कॉपीज बन जाएंगे, और फिर इसको ले जाके किसमें, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब इसके पास क्या है कि इसके पास एडीए जीन मौजूद है, और इसकी बॉडी में क्या होने लगेगा, एडीए जीन फिर बनने लगेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एडीए जीन है या फिर आपका जो भी है पार्ट बॉडी का, वो किससे लिया जाता है, तो याद रखना लिम्फोसाइट से लेते हैं, पेशेंट के ब्लड से, और उसको कल्चर करते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो आउटसाइड द बॉडी हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, और इसमें किसके साथ में इंट्रोड्यूस करेंगे, एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ में, किसको यूज करते हुए, रिट्रोवायरस को, किसमें, पेशेंट की लिम्फोसाइट्स में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन जीन थेरेपी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द पेशेंट ब्लड, किससे लेते हैं, लिम्फोसाइट से लेते हैं पेशेंट ब्लड के, फिर उसे कल्चर करते हैं, उसके जैसा एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को फॉर्म करते हैं, जो कि रिट्रोवायरल वेक्टर होता है। अब समझ में आ गया होगा। Then they are returned to the patient. This should be periodically repeated in these cells are not immortal. इस तरह की cells जो होती हैं वो immortal नहीं होती हैं। If the ADA gene from marrow cells, it introduce cells at early embryonic stages, it could be permanent cure. क्या कहा गया है कि यदि हम इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में यूज करें, इस स्किट थेरेपी को, एडीए स्किट थेरेपी को, तो ये परमानेंट क्योर आपका हो सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को पता होगा लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो मोर्टल सेल्स होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स दिए जा रहे हैं, पीरियोडिक मतलब बीच बीच की गैप में दिए जा रहे हैं, इसीलिए दे सेल्स आर नॉट इमोर्टल, इनको बार बार दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पढ़ लिया आपका जीन थेरेपी क्या होता है। अब आता है बात इसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मीन होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं। तो उसमें आपको पता है कि बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि सपोज करो आपको सर दर्द हो रहा है, या बेसिकली कुछ भी हो रहा है, मैं कैसे समझाऊं आपको कि इस तरीके से कि हेडेक है या हल्का हल्का फीवर है, तो आप सोचोगे हमें वायरल है, या आपके सिम्टम्स देख के डॉक्टर पहचानता है, लेकिन आपका जब आपको टेस्ट कराता है तो इसमें ये भी नहीं निकलता, ये भी नहीं निकलता, तो फिर लास्ट में बोला जाता है कि आपको क्या कराना चाहिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कराना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किसकी वजह से आपको ये दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वैसे तो नॉर्मली तो हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है, सीरम लिया जाता है, या यूरिन सैंपल लिया जाता है, या स्टूल का सैंपल लिया जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं,
इन्फेक्शन यदि किसी का भी फैला है तो प्रोड्यूस करते हैं उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, ये है ये है ये है। लेकिन जो आजकल जो मॉडर्न मेथड्स हैं, जैसे कि कोरोना के टाइम पे, तो आपका क्या किया जाता है, या तो पीसीआर किया जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू आपका क्या है, पता किया जा सकता है कि आपको कौन सी डिजीज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक थेरेपी को यहाँ पे नोट डाउन किया है, जैसे कि इसमें दिया है recombinant DNA technology PCR and enzyme linked immunosorbent assays, मतलब ELISA टेस्ट are some techniques of the early diagnosis। ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो अर्ली डायग्नोस में हम यूज करते हैं। फिर उन्होंने क्या लिखा, presence of a pathogen is normally suspected only when the pathogen produces a symptom। मतलब जैसे मैंने कहा बुखार है या वॉमिटिंग हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उसके सिम्टम के अकॉर्डिंगली ही हम पहचानते हैं कि उसको ये डिजीज है। बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। जब तक हमारी बॉडी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी होती है, हाई हो चुकी थी, और वो डिजीज निकल नहीं पाती, तब उस कंडीशन में जाके हमारा डॉक्टर जो वो प्रेफर करता है कि अब आपको ये वाले टेस्ट कराने चाहिए। तो यही है यहाँ पे, however very low concentration of pathogen can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR। तो यहाँ पे पीसीआर के जरिए कम क्वांटिटी में यदि हमको पता भी है कि हमें ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसी कंडीशन में हमें जाना चाहिए और अपने टेस्ट को एम्पलीफाई कराना चाहिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू, जिससे कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर उस चीज को डायग्नोज कर सकें। तो ये हो गया। एम्पलीफिकेशन में आपको पता ही कि क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं, एनिलिंग करते हैं, एलोंगेशन करते हैं, जिससे कि सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में, वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में हम इसको यूज करते हैं। अब आता है बेटा यूजेस क्या हैं आपके पीसीआर के। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को मैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में भी बता चुकी हूँ, डिटेक्ट करने में एचआईवी को, जिनमें एड्स के पेशेंट देखने को मिलते हैं, सस्पेक्टेड होते हैं, म्यूटेशन कैंसर पेशेंट में, यानी कि कार्सिनोजेनिक जो कंडीशन होती है, मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये कंडीशन हो गई एक हमारी। इसके अलावा बेटा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे लिखा है आरडीटी टेक्निक भी होती है। आरडीटी टेक्निक का मतलब होता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, तो इसमें क्या करते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या आरएनए होता है, उसको लेबल कर देते हैं रेडियो आइसोटोप से। किससे लेबल करेंगे हम, रेडियो आइसोटोप से करते हैं, जैसे कि P32 या फ्लोरोसेंट मास्क होते हैं उसके जरिए। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये जो है इनकी क्या करते हैं, हम प्रोब तैयार करते हैं, इनके जैसे प्रोब तैयार करेंगे और उसको हाइब्रिडाइज करा देते हैं किसी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ में, क्लोन ऑफ सेल्स से। तो उससे क्या होगा, उससे उसमें जो विजिबल होंगी, विजिबल क्या, जो नॉर्मल जीन कैरिंग होगा वो विजिबल हो जाएगा, जो कैरी नहीं होगा वो नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो मुझे टीबी है, ठीक है, मुझे यदि टीबी है तो मेरे अंदर वो वाली जो सेल्स हैं जो टीबी प्रोड्यूस करती हैं, तो टीबी प्रोड्यूस करने वाला जो क्लोन है, वो प्रोब है, वो मेरे पास ऑलरेडी डॉक्टर के पास मौजूद है। तो मेरा सैंपल लिया गया और मेरे सैंपल को उससे मिलाया गया, तो यदि मुझे टीबी होगा तो उसके जैसा क्या हो जाएगा, प्रोब तैयार हो जाएगा, मतलब वो विजिबल होगा या नहीं होगा, नहीं विजिबल होगा, बिल्कुल उसके जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग देखने को मिलेगा। यदि सपोज करो ये नॉर्मल है जी और ये कैरियर है, तो यहाँ पे इसका प्रोब तैयार किया हमने, तो ये मैच करेगा किससे, टीवी वाले से। और यदि नॉर्मल जीन को टीवी वाले से करेंगे तो विजिबल नहीं होगा, ये कहना चाह रही हूं मैं। समझ में आया? एक पर्सन है नॉर्मल, एक पर्सन है टीबी का कैरियर। जिसको टीबी है उसका मैच कर जाएगा टीबी के प्रोब से, जिसको टीबी नहीं है उसका मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन आई, विजिबिलिटी और नॉट विजिबिलिटी। तो यहाँ पे जो नॉट विजिबिलिटी है वो कॉम्प्लीमेंट्री को शो करता है, जिसको हम ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब। जैसे बताया ये नॉर्मल है, ये रेडियो एक्टिव टैग्ड है। अब ये जहां पे भी जाएगा वहां अलग से चमकेगा, दिखाई देगा, यदि इसमें ये है तो विजिबल होगा, यदि नहीं है तो नॉट विजिबल होगा। तो हाइब्रिडाइज टू its complementary DNA in a clone of cell followed by detection using autoradiography. The clone having mutated gene will hence
not to appear on the pathogenic or photographic film because the probe will not have complementary with the mutated gene. तो याद रखना उसकी complementary वो नहीं बनेगा. अब आता है बेटा इसके अलावा एलिजा टेस्ट. एलिजा टेस्ट क्या है? एलिजा टेस्ट जो होता है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे कहते हैं इसको. पहले तो ये याद रखना है इसको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म है. ये बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड है, इंटरेक्शन पर बेस्ड है. ये पॉइंट पूछा जाता है किस पे बेस्ड होता है. इसमें क्या है, हम पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं किसके बिहाफ पे, उनकी प्रेजेंस के बिहाफ पे, उनमें एंटीजन और एंटीबॉडीज के अगेंस्ट, यानी कि क्या एंटीजन प्रेजेंट है किसके अगेंस्ट, एंटीबॉडीज के अगेंस्ट. किसको करने के लिए, इंस्पेक्शन करने का, किसका, डिजीज का इंस्पेक्शन करते हैं हम कि उसके अंदर कौन सी डिजीज है. तो ये आप लोगों ने उस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, डायरेक्ट एलिजा, इनडायरेक्ट एलिजा, सैंडविच एलिजा. ये 3 तरह की कंडीशन होती हैं तो जिसके थ्रू हम पता करते हैं. तो इन्होंने लिखा इन्फेक्शन बाय पैथोजन can be detected by the presence of antigen proteins, glycoproteins or by detecting the antibodies synthesizing against the pathogen. तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया वो थे बेसिकली हमारे क्या एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स. अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी वो होगा आपका एप्लीकेशंस इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स. थैंक यू.